हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो है आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दे चुके हैं, जिसमें दोनों लेक्चर में जो आपको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे, जो आपके क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ना। तो आपको सब्जेक्टिव का टेंशन अब नहीं लेना है, पहला चैप्टर में आप इतना पढ़ लीजिएगा बस। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव का। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग जो है आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बस आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी अगर मेरा नाम नहीं जानते तो जान जाइए, विकास चौधरी सर, ठीक ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे थे तो वहां पे भी आपको जो है ये सब जो है क्वेश्चन जो आपको करवाए थे, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवा रहे थे उस टाइम भी हम जो आपको करवाए थे, और यहाँ पे भी आया है। तो चलो जवाब दो, इसका जवाब दो। यहाँ पे देखो इस तरीके से जो लिखा हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? विद्युत। यहाँ पे टाइप होने के बाद इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। लिखा हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। एक होता है देखो बल आघूर्ण, एक क्या होता है, एक बल आघूर्ण होता है। दोनों में देखो आघूर्ण लगा हुआ है, इसलिए आपको दोनों का कंपेयर हम जो है आपको करके दिखा देते हैं। एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है बल आघूर्ण। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P, इसको P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। क्या होता है? Q इंटू 2L। एक होता है बल आघूर्ण, इसको Z से सूचित किया जाता है। इसका Z बराबर होता है P इंटू E होता है। क्या होता है? P इंटू E। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? वेक्टर यहाँ पे जो है लगा हुआ रहता है, यहाँ पे जो है वेक्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। यहाँ पे कॉल लगा हुआ, सॉरी कॉल नहीं कॉल आया तो कॉल बोल दिए। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ रहता है इस तरीके से। अगर ये वेक्टर को हम हटाते हैं, यहाँ से आ जाता है, देखो ये गुना को अगर हटाते तो आ जाता है P sin थीटा। ये हमारा यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को जो आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को क्या करना है आपको जो है याद रखना है, ठीक ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। बल आघूर्ण बराबर हो जाता है Z बराबर हो जाता है P गुणे E, और अगर वही गुना को हटाएंगे तो Z बराबर आ जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा, ठीक ना। ये हमारा हो जाता है बल आघूर्ण। देखो आपको कंपेयर करके बता रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा पढ़ाना ना कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो बन जाए, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कंफ्यूजिंग आपको दूर करके चलेंगे। अब देखो बात करते हैं, हमें पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका देखो देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? P बराबर होता है Q इंटू 2L। इसका ये SI मात्रक पूछ रहा है। Q मतलब आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलम। और इसका देखो 2 का तो नहीं होता, आपको बताया था 2 का कोई अंक का SI मात्रक नहीं होता। L है, L मतलब लंबाई, तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, कूलम में मीटर हो जाएगा। C मतलब कूलम यहाँ बोलिएगा, तो कूलम में मीटर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन ए में, ठीक है। इसको जो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट करके और लिखिएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक का मतलब समझ रहे हैं? परावैद्युतांक मतलब कि K, परावैद्युतांक मतलब K, और K का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, ठीक ना। 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे परावैद्युतांक बोल रहा है ना, तो परावैद्युतांक का मतलब यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नोट। क्या हो गया? एप्सिलॉन नोट हो गया। ये K दूसरा कुछ होता है। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट का मान आपको बताए थे हम कि क्या होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। नहीं तो अगर ये नहीं देना चाहते तो फैराड मीटर होता है। अगर ये भी नहीं देना चाहते तो M को ऊपर कर दोगे तो फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। देख लो, ये जो भी आपको दिखेगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। ये भी रह सकता था, ये भी रह सकता था, ठीक है। तो चलो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट जो है याद रखना, इसमें तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, इसलिए आप उसको जो है डायरेक्ट याद रखना। बाकी देखो आप आगे का देखते हैं, ठीक ना। आगे का देखो तीसरा आपका कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र आप डायरेक्ट पे याद रखना प्यारे बच्चों कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है संरक्षी होता है। कैसे होता है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है कैसा होता है? संरक्षी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखो है चौथा नंबर क्वेश्चन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट बोलो या एप्सिलॉन बोलो, बात देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान किसका ये मान होता है? ये K का मान होता है। और आपको पता है कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये हो गया। तो इसका मान कितना होता है? K का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। और यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये सी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम पे माइनस में 2 आ जाएगा। तो कौन सा आपको दिख रहा है, 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 दिख रहा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर सी के पावर -2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो इसके बाद आपका देखो 5वां नंबर क्वेश्चन तो है कि निम्न में कौन संबंध सही है। संबंध किसमें पूछा जा रहा है, ई में, एफ में और क्यू में। तो देखो ई और एफ में, क्यू में जो आपको संबंध बताए थे हम कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, इस तरीके से हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, अरे यार हट जाओ, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। मान चलो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, यहाँ पे क्यू आवेश रखा गया, इस पे बल लग रहा है एफ। तो ये तीनों में जो संबंध होता है वो होता है ई बराबर में होता है एफ बटे क्यू। क्या होता है, एफ बटे क्यू, ई बराबर में एफ बटे क्यू, जो कि आपका ऑप्शन राइट आंसर पहला, ठीक ना। अच्छा, इसी में पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को रखा गया तो उस पर बल कितना लगेगा। बोलेगा विद्युत क्षेत्र में कि एक प्लस क्यू आवेश को रखा गया तो उस पर बल कितना लगेगा। तो यहाँ से बल पूछेगा तो ये दोनों को आप गुणा कर दीजिएगा आपस में, तो एफ बराबर निकल के आ जाएगा ई क्यू, है ना। तो ये बल इतना लगेगा। आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए भी बता दिए आपको, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो 6वां नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम का अपेक्षित परावर्तन यानी कि एप्सिलॉन आर होता है। आपको बताया थे हम थ्योरी वाले क्लास में, मतलब कि 2 जो लेक्चर दे चुके हैं उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेंगे। कभी हो सकता है एप्सिलॉन बराबर पूछ देगा तो आप ये दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आपको कोई भी देखो 3 में से कोई भी एक पूछ देगा, 3 में से कोई भी एक पूछ देगा तो आप उसको अगर इस फॉर्मेट में याद रखते हैं, मान लो अगर एप्सिलॉन नॉट ही पूछ दे तो एप्सिलॉन आर यहाँ हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसे जो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो यहाँ पे कराया जा रहा है बस आप इसे याद कर लीजिए, इससे बेसिक जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक ना। एक लास्ट में लेके आएंगे आप सभी के लिए 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज, बस वो करवा देंगे और ये कर लीजिए एकदम, फिर आपका फिजिक्स में टेंशन नहीं खत्म। फिर एक क्वेश्चन भी इधर उधर से उलट पलट के नहीं देखना। चलो इसके बाद आपका देखो 7वां है कि आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व। एक है पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश का जो है पृष्ठ आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। देखो दोनों में कंपेयर करके कहते हैं, एक होता है आयतन आवेश घनत्व, एक हमारे पास होता है आयतन, अरे यार, एक होता है हमारे पास आयतन घनत्व, सॉरी आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन घनत्व आवेश जो है इसे हम लोग जो है इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। इसे हम लोग किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। इसे हम लोग रो से लिखते हैं। रो बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बटे भी होता है। ये क्या होता है, इसका क्यू बटे भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, रो बराबर होता है, इसको ई नहीं पढ़िएगा, रो पढ़िएगा। रो बराबर होता है क्यू बटे में भी। तो आयतन आवेश घनत्व को जो हम लोग रो से सूचित करते हैं, रो बराबर होता है क्यू बटे भी। यहाँ पे क्यू जो है आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। जैसे आपको अच्छे तरीके से समझा दे तो मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु में प्लस क्यू आवेश को दिया जाता है, तो ये वस्तु में जो है आवेश जो है ये संपूर्ण रूप से इसमें जो है फैल जाता है। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, अच्छे तरीके से इसमें फैल जाता है। मान लो इसका आयतन भी है, तो इसका जो है आयतन आवेश घनत्व अगर पूछा जाएगा तो बोलिएगा क्यू बटे में भी। क्या बोलिएगा, क्यू बटे में भी। और ये आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित किया जाता है, तो रो बराबर में हो जाएगा क्यू बटे में भी। रो बराबर में क्या जाएगा, क्यू बटे में भी, जो अभी आपको बता रहे थे। भी यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो भी आपका है वो है आयतन, ठीक ना। आयतन यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक ना, आयतन है। चलो तो ये हो गया। अब ये तो आयतन घनत्व आवेश के बारे में हम बताए है ना, आयतन आवेश घनत्व के बारे में बताए। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है जो देखो, तो ये पृष्ठ घनत्व आवेश को जो सिग्मा से सूचित किया था, और सिग्मा बराबर होता है ए बटे में होता है, सॉरी क्यू बटे में होता है ए। ऊपर में क्यू होगा, क्यू बटे में ए होता है, क्यू बटे में क्या होता है, ए होता है। ये ध्यान रखिएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। क्यू मतलब क्या, आवेश, ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्या, क्षेत्रफल। तो इसका ये आंसर होता है, ठीक ना। चलो इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान चलो हमारे पास इसको समझाते हैं अच्छे तरीके से। हमारे पास ये कोई देखो क्षेत्र है, हमारे पास ये क्या कोई क्षेत्र है। इस चीज को हम जो है, इस चीज को हम कोई आवेश दिए प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पे फैल जाता है। यहाँ पे क्या फैल जाता है, यहाँ पे फैल जाता है, ठीक ना, यहाँ पे फैल जाता है। तो ये मान को चलो इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल मान चलो क्यू आवेश दिए तो इसका क्षेत्रफल तो कुछ है ए है। तो इसका वही बोला जा रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व इसका कितना होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है कुल आवेश
कुल आवेश बटे कुल आवेश बटा में होता है कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा में होता है कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे में कुल क्षेत्रफल। और ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व को जो हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, तो सिग्मा बराबर ये हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक ना, ये याद रखिएगा। कुल आवेश को हम लोग क्यू बोल दिए और कुल क्षेत्रफल को हम लोग ए बोल दिए, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए हो गया। ये भी आप याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक भी पूछेगा, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक देखो क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक बताओ क्या हो जाएगा कि कुल आवेश का हो जाएगा कूलम और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका चलो बताओ, इसका एसआई मात्रक बताओ। इसका अगर एसआई मात्रक अगर देखो नोट कर लेना, ये बता रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं कि नोट कर लेना इसे कॉपी में। देखो इसका एसआई मात्रक बताओ तो क्यू का क्या हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा क्यू और वॉल्यूम का यानी आयतन का हो जाता है मीटर क्यू, तो ये आ जाएगा मीटर क्यू, ठीक ना। आप चाहो तो इसका बीमा भी निकाल सकते हो, ठीक ना। बीमा भी बता दे इसको, देखो मिटा देते हैं हम इसका जो है आपको बीमा भी बता देते हैं। देखो अगर इसका हमें बीमा पूछा जाए यानी डायमेंशन, तो कूलम का होता है 80 और एम का हो जाता है एल और पावर में 3 है। ये एल को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा एल माइनस 3 80 हो जाएगा, एल माइनस 3 80, इसका ये बीमा हो जाएगा। इसका अगर बीमा आपसे पूछा जाए तो इसका तो हो जाता है कूलम का आ जाता है 80 और इधर हो जाएगा L2, अगर L2 को हम ऊपर भेजते तो माइनस में आ जाएगा 80। तो ये हमारा हो गया बीमा इसका, ठीक ना। तो इस तरीके से आप टोटल याद रखिएगा। अच्छा जो प्रश्न पूछा जा रहा था अब उस पर आते हैं। क्या बोला, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कुल आवेश बटे में कुल क्षेत्रफल। कहाँ पे दिख रहा है आपको, कुल आवेश बटे में कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी। अगर यही मान चलो इस तरीके से रहता था क्यू बटे बोलते, अगर इसका एसआई मात्रक पूछता था कूलम पर मीटर स्क्वायर बताते, अगर इसका बीमा पूछता था एल माइनस 2 80 बताते, ठीक ना। आगे आएगा क्वेश्चन, सभी आगे आएगा, देखेंगे कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक होता है, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक, इस परावर्तनांक स्थिरांक का मतलब के का मान, पानी का जो के का मान होता है वो 80 होता है। के का मान कितना होता है 80। अगर ये धातु के लिए पूछा जाता है, कितना किसके लिए पूछा जाता है, धातु के लिए, धातु का इनफाइनाइट होता है। हवा के लिए पूछा जाता है, हवा के लिए पूछा जाता है तो 1 होता है। याद रखिए ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक पानी के लिए, एक धातु के लिए और एक हवा के लिए, ठीक ना। तीनों में से अगर क्वेश्चन इससे बनता तो यही तीनों में से कोई पूछेगा और आपको तीनों बता दिए। क्वेश्चन तो हम लेके आए हैं एक, लेकिन आपको करवा दिए तीनों, ठीक ना। तो ये होता है पढ़ाई का सही तरीका और आपको जो यहाँ पे बेहतरीन नहीं मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो पानी का हो गया 80, धातु का हो जाता है इनफाइनाइट, हवा का हो जाता है 1। ये तीनों चीज जो आप लिख लीजिएगा एक जगह। चलो इसके बाद आपका देखो है 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संबंध क्यू बराबर एनी में निम्न में कौन एन का मान संभव नहीं है। आपको हम बताए हुए हैं, आपको जो हम बताए हुए कि जो फॉर्मूला था क्यू बराबर एनी, यहाँ पे जो एन का जो मान होगा वो हमेशा पूर्णांक संख्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीका से होता, ना कि कोई पॉइंट पे। कोई पॉइंट में जो है संख्या नहीं होती, पॉइंट में संख्या नहीं होते। सीधे बात आप याद रखिएगा कि एन का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से जाता है। तो ये देखो पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये वाला चीज देखो पॉइंट में है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। मतलब बोला कौन सा एन का मान संभव नहीं है, तो ये एन का मान संभव नहीं है और यही वाला हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा, तीसरा है, ठीक है। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है, देखो यहाँ पे ये पता नहीं क्या हो जाता है, इधर से भेजते हैं उधर से पूछा जाता है। चलो इसका जवाब है, इसका आप लोग जवाब दे जल्दी कि हवा में एप्सिलॉन आर, तो कभी बता रहे थे ना, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1 होता है ना। हवा में कितना होता है 1 होता है, हवा में कितना होता है 1 होता है। चलो इसके बाद बोला जा रहा है आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा तो को बता रहे हैं ना, एटी होता है। आवेश का बीमा कितना होता है 80 होता है, याद रखिएगा। आवेश का बीमा जो है, आवेश का बीमा जो है कितना होता है 80 होता है, 80 होता है, बस इसे याद रखिए। इसके बाद आपका देखो है अगला नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, कितना होता है वोल्ट पर मीटर होता है। चलो जवाब, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखो एक विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे ई से सूचित करते हैं, उसका 2 एसआई मात्रक होता है। एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या F बटे में Q। एक और फार्मूला होता है E बराबर होता है माइनस dV/dx। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है दोनों।
इसका एसआई मात्रक का अगर निकालते तो बल का कितना हो जाएगा न्यूटन, और कूलम का आवेश का हो जाता है कूलम। तो एक हमारा ये हो गया न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन पर कूलम इसका एसआई मात्रक हो गया, किसका बल का हो गया, ठीक ना। सॉरी ये किसका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसके बाद देखो इसका तो कोई एसआई मात्रक देखते देखो ये वाला किसका वोल्ट है ना, तो V है, तो V का हो जाएगा वोल्ट, V का क्या हो जाएगा वोल्ट। और ये x क्या है आप देख के बताओ, x क्या है दूरी है, x किसको डिनोट कर रहा है दूरी को डिनोट कर रहा था, दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि यानी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो एसआई मात्रक होता है, लिख लीजिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो वो फॉर्मूला भी साथ लिखें, डायरेक्ट ये नहीं कि एसआई मात्रक लिखें, आपको A to Z रीजन बताएंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो एक न्यूटन पर कूलम हो गया, दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर। अब एक चीज यहाँ पे देखो V को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं वोल्ट, और मीटर को लिख देते हैं मीटर। और यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका है, तो वोल्ट पर मीटर किसका ई का, ई किसको बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा में ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन का मात्रक है, एप्सिलॉन का मात्रक आपको पता है फैराड पर मीटर इनवर्स, फैराड मीटर इनवर्स, फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो यहाँ पे है कि आवेश के पृष्ठ, देखो इसके बारे में तो अभी चर्चा किए थे हम आपके पास, पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व, इसको हम बताए थे कि सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे में A, हाँ या नहीं, Q बट्टे में। देखो हम कैसे देखो याद किए हुए हैं, हम भी तो याद किए हुए हैं ना, ऐसे ही थोड़ा ना कि पेट मांग के पेट से ही सीख क्या है, हम भी तो पढ़े होंगे है ना, हम भी तो पढ़े होंगे, और कैसे हमें तो कोई याद है, उसी तरीके से आपको भी याद रख लेना, उसी तरीके से आपको भी याद रख लेना। और जो भी क्वेश्चन सोल्व करो ना वहां पे रीजन दो अपने आप को, जैसे हम कैसे तो इसके बारे में जब बताए थे तो एक बता दिया था आपको कि एक आयतन आवेश घनत्व भी होता है, जिसे जो है रो से सूचित किया जाता है, रो बराबर में होता है Q बटे में V होता है ना। उसी तरीके से आप भी जब एक क्वेश्चन पढ़ो ना तो उससे अगर कोई और क्वेश्चन रिलेटेड है तो उसके बारे में भी सोचो अच्छे तरीके से, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे आप जवाब दो इसके बारे में, चलो जवाब दो क्या हो जाएगा इसका, पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछ रहा हमसे, इसका देखो वहां पे निकाल दिए थे ना, इसका हो जाएगा कूलम और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा है ना, Cm-2, Cm-2 यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो इसके बाद आपका देखो है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान ऑप्शंस में है बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, अचर मतलब कि नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता है, ठीक है। और डी में है यानी चौथा में बढ़ या घट सकता है। अब आप बताओ कोई वस्तु को अगर हम आवेशित कर रहे हैं, कोई वस्तु को क्या करना है आवेशित कर रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अचर रहेगा कि दोनों होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। दिमाग लगाओ, आप देखो दिमाग लगाओगे, अगर नहीं दिमाग लग रहा है तब हम बताते। देखो होता क्या, जैसे मान के चलो हमारे पास ये वस्तु है, इस वस्तु को हम आवेशित किए हैं, तो आवेशित कैसे किया जा सकता है, दो तरीका से किया जा सकता है, या तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो अगर इसे हम इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है 9.1 × 10⁻−31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना है। और ऐसा ऐसा अगर हम करोड़ों इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका वजन कुछ बढ़ेगा कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर बढ़ेगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं, मान चलो इस वस्तु को हम आवेशित किए हैं तो दो तरीका से इसे आवेशित कर सकते हैं, या तो फिर इसे हम इसे मतलब कौन कौन, या तो इसे हम इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या तो फिर अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसे निकाल ले, या फिर क्या कर सकते इसे निकाल ले, तो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो इससे तो आप समझ गए सर, अच्छा आवेशित कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन देंगे तो बढ़ जाएगा आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो आवेश इसका द्रव्यमान जो है घट जाएगा, देंगे तो बढ़ जाएगा द्रव्यमान, निकाल लेंगे द्रव्यमान इसका घट जाएगा, यानी सर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एकदम समझ में आया ना, आज के बाद गलती नहीं करना, आज के बाद जो है गलती नहीं करना। इसका आंसर जो है, इसका आंसर चौथा हो जाएगा, बढ़ सकता है या घट सकता है। और ये याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका पास है देखो अगला 16वां नंबर क्वेश्चन की, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, देखो आवेशित चालक हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पे मान के चलो पूछा जा रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा, तो हमेशा ये लंबवत होता है, ये कैसा होता है हमेशा लंबवत होता है, हमेशा कैसा होता है ये जो है लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री हमेशा जो है बनाता है ना, सतह से कितना डिग्री बनाता है, ये हमेशा 90 डिग्री बना के जो है गुजरता है, यानी कि सतह के लंबवत होगा। कैसा होगा, सतह के लंबवत, ऑप्शन दूसरा सही होगा इसका, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है,
क्या पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला बताए थे कि P बराबर में होता है Q × 2H, है या नहीं। इसका सेंट सी हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा, यानी सेंट कूलॉम, ये हो गया मीटर, कूलॉम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलॉम मीटर, जो कि आपके ऑप्शन बी में। देखो यहाँ पे भी एक किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे बटा में, ध्यान देना बटा में नहीं आ रहा है, एक एक चीज को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। चलो इसके बाद आपका देखो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक। देखो ई का एसआई मात्रक दो को बताए थे, फॉर्मूला लिखते हैं 1/q, दूसरा होता है ई बराबर होता है -dv/dx, ठीक ना। इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप देख लो दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये न्यूटन पर कूलम, अगर इसी को ऊपर भेजेंगे तो यही आएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा क्या दूसरा। चलो अगला देखो आपका 19 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखना कि एक कूलम आवेश में जो है ना 3 × 10⁹ ESU होता है। कितना होता है ESU को हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं, यहाँ पे स्थिर कूलम भी बोलते हैं, ठीक ना। स्थिर कूलम, स्टैट कूलम, ESU सब इसे बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि एक कूलम में जो है 3 × 10⁹ ESU होता है, लेकिन हमसे एक कूलम में नहीं पूछा, हमसे पूछा एक स्थिर कूलम, यानी इतना में पूछा है, इतना एक ESU में कितना कूलम होगा जो पूछा जा रहा है, हमसे कूलम में पूछा जा रहा है। तब क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, ये चीज को बटा में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/में आ जाएगा 3 × 10⁹ ESU, सॉरी कूलम इतना होगा ना, तो ये आ जाएगा 1/में 3 × 10⁹ और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं। आप यहाँ पे ये नहीं, आप लोग हो सकता है कोई सोचिएगा सर ये इसको जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये वाला है ना, नहीं। आप अगर देखो तो ये बटा जो है ये 1/में है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/में 3 × 10⁻⁹ और अगर इसको हम ऊपर नहीं लेके गए तो माइनस में कहाँ आएगा, नहीं ना आएगा, अभी ऊपर लेके जाएंगे तब ना माइनस में आएगा, तो जो कि ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलो अब अगला देखो आपका देखो 20वां नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश, तो यही पूछा गया कि एक कूलम आवेश में कितना ESU होगा। अब आप लोग तो जवाब देखो 3 × 10⁹ अरे रट लो भाई, रट लो, बार बार बोल रहे हैं, रट लो एकदम। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सब पूछे जाएंगे, इसलिए एकदम रट लो, कान खोल के सुन लो मेरा बात। इसे आप कॉपी में लिखो, एक एक चैप्टर से जो आपको 35 से 40 ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर से करवाएंगे। टोटल मिला के अगर मान 15 चैप्टर है ना, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक ना, चैप्टर वाइज। फिर जो है एक बार 300 ऑब्जेक्टिव देंगे, तो वो 300 ऑब्जेक्टिव तो इसी से रिलेटेड रहेगा ना, इसी में से रहेगा, अदर अलग से थोड़ा ब्रह्मा अब मंगल ग्रह से थोड़ा ना लेके आएंगे, वो तो यहीं पे यही सब में से रहेगा ना। तो 600 ऑब्जेक्टिव समझो टोटल आपको करवाने वाले हैं। अगर आप 600 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपका देखो 21 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। देखो इसका फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का देखो फॉर्मूला होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बटे में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है या नहीं। तो ये देखो इसका ऐसा ही मालूम क्या जाएगा कूलम्ब पर केजी, जो कि सब में है, देखो कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। अब जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो जब आप इसे लेकर जाओगे ऊपर, तो ये आपका लगभग में आएगा इतना आएगा 10 के पावर मतलब पहला आएगा 1.8 × 10 के पावर -11 इतना आ जाएगा जब इसको आप सोल्व कीजिएगा। आप इसे कोशिश करना कि डायरेक्ट याद रखने के लिए को जो सोल्यूशन इसका जो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए आप इसे डायरेक्ट याद रखना। चलो अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश है, कौन सी राशि अदिश है। देखो ये अदिश मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण, और एक होता है सदिश, सदिश मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। तो आवेश में दिशा नहीं होता, न धारिता में होता, न विभव में होता, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो देखो इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है आपको पता है कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, इतना ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19। अब इसमें देखो सब में देखो वही चीज है, सब में ये चीज देखो सेम है, लेकिन चेंज कौन सा है ये वाला। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1.6 इसको देखो बढ़ा के लिख दिया 1.602 इस तरीका से लिख दिया है, ठीक ना, इस तरीका से लिख दिया है। और उसके बाद फिर क्या किया जो देखो कि बस चेंजेस जो किया गया है वो इसमें सिर्फ किया है ना इसमें। तो जिसमें भी 10 के पावर -19 दिखे, जिसमें भी 10 के पावर -19 दिखे वो जो आपका जो आंसर जो है सही होगा, ठीक है। 10 के पावर -19
जिसमें भी दिखेगा आपका जो वो आंसर जो सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा 1.602 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक ना। चलो इसके बाद आपके पास देखो अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन की विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। देखो इसी को अलग अलग नाम से बोलता है, विद्युत कोई तीव्रता बोल देता है, कोई विद्युत धारा का तीव्रता बोल दिया जाता है ना, कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देता है, इस तरीका से बोल जाता है। तो बस इसे याद रखिएगा, तीव्रता जैसे ही देखेगा, तीव्रता जैसे देखिए इसका मतलब ई, ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/में क्यू, एक और फॉर्मूला क्या होता है ई बराबर होता है माइनस dV/dx, है ना, यही ना होता है। इसका तो कोई सही मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और इसका ये सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम। अब देख लो दोनों में से कौन सा आपको दिख रहा है, न्यूटन पर कूलम दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका देखो 25वां नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है, जवाब दीजिए। देखो 25वां नंबर क्वेश्चन की विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रक, फ्लक्स का पूछा जा रहा है हमसे, है ना। फ्लक्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है E × A होता है, फाई बराबर क्या होता है E × A होता है, फाई बराबर E × A होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास ये जो है एक बंद मतलब ये हमारे पास एक सतह है, इसमें हम एक चीज को रख दिए, एक पृष्ठ को हम इस तरीके से रख दिए, इस पर एक पृष्ठ को हम इस तरीके से रख दिए। इसका मान के चलो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो A है, इसके बीच का कोण थीटा है। तो इसका जो फ्लक्स जो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा, इससे जो टोटल फ्लक्स गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा टोटल, वो हो जाता है फाई बराबर होता है E × A हो जाता है। अगर ये इंटू हटाते हैं तो फाई बराबर में आता है E A cos थीटा आ जाता है, क्या आता है E A cos थीटा। अगर इंटू हटाते हैं तो cos थीटा आता है, और गुना हटाते हैं तो क्या आता है sin थीटा आता है। तो यहाँ पे इंटू हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा आएगा, तो फाई बराबर में आ जाएगा E A cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का, फाई बराबर याद रखिएगा, फाई बराबर होता है E × A। अब इसका आंसर पूछा जा रहा है सही मात्रक, तो फाई बराबर होता है E A, तो अब इसका सही मात्रक को लिखते हैं। E का सही मात्रक क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, एक होता है न्यूटन पर कूलम गुणे में A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वाला आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं फाई बराबर क्या आ जाएगा E × A आ जाएगा, E × A, फाई का मान क्या हो जाएगा वोल्ट, इसका देखो इसका ऐसा ही मात्रक और क्या होता है वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर, और इसका आ गया देखो मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर काटेंगे तो बचेगा वोल्ट मीटर, क्या बचेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखो आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर देखो वोल्ट मीटर, ये ऑप्शंस में दिखा, यानी तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप देखो याद रखिएगा फ्लक्स का 2 ऐसा ही मात्रक होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 ऐसा ही मात्रक, उसी तरीके से फ्लक्स के 2 ऐसा ही मात्रक। पहला हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर अगर बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर बोलेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, और अगर वोल्ट मीटर बोलेंगे तो वो फ्लक्स का हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, कंपेयर करके यहाँ पे याद रखिएगा। चलो इसके बाद आपका देखो 26वां नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए इसका, देखो आंसर क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप लोग जवाब दीजिएगा। कई बार देखो एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। बोला कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वायु क्षेत्र की तीव्रता, देखो कोई खोखला है, मतलब इस तरीका से कोई जो है खोखला गोलाकार है, इस तरीका से कोई खोखला मतलब अंदर से खाली, अंदर में बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो आप देखो डायरेक्ट याद रखिएगा, जब भी इस तरीका से बोले अंदर का बात करें, अंदर का जब भी बात करें, क्योंकि देखो 2025 में हुआ था क्या, 2025 में, फिर 2023 के एग्जाम में हुआ था क्या ना, कि ऐसा क्वेश्चन लाया था फिजिक्स में जिसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसा था ना जो कि खाली पूछा हुआ था अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, इस तरीका से पूछा हुआ था। तो जब भी अंदर का बात करें ना तो आप आंसर 0 मारिएगा, आंसर क्या मारिएगा 0। देखो अभी अंदर वाला जो क्वेश्चन बहुत सारा आएगा तो वहां पे आप आंसर 0 मारिएगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट याद रखने की बात है कि जब भी अंदर पूछे तो 0 मारना, लेकिन आप कैसे होगा जो समझो। बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ई का जो मान होता है बच्चों वो अंदर में इतना ही होता है, अंदर में कितना होता है ई इतना ही होता है, क्योंकि अंदर में कोई आवेश है नहीं, इसमें कोई आवेश है नहीं, सिर्फ खोखला गोलाकार है, तो अंदर में जब आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं होगा, यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होता है अंदर में, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है धातुओं का पैरावृतांक। देखो हम बताए थे कि पानी का जो पैरावृतांक होता है, पानी का पैरावृतांक कितना होता है 80 होता है। फिर बताए थे कि हवा का पैरावृतांक कितना होता है 1 होता है। फिर आपको बताया था कि धातु का पैरावृतांक कितना होता है, धातु का पैरावृतांक इनफाइनाइट होता है, मतलब कि अनंत होता है। कितना होता है अनंत का। ये तीनों चीज याद रखिएगा, हम बोले थे कि तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जो है एक ना एक पूछ ही देगा, इसलिए आप याद रखिएगा क्या होगा, इसका आंसर अनंत होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा। चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि साबुन के एक बुलबुले को
जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या, जैसे मान लो ये हमारे पास ये साबुन का बुलबुला है और इसे हम लोग क्या करते हैं, आवेशित कर रहे हैं, यानी कि प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी हो उसे जो है दे रहे हैं, मतलब आवेशित कर रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अगर हम आवेशित करते हैं ना, तो आवेशित करते हैं तो इसका त्रिज्या जो बढ़ता है। अगर हम इसे क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो इसका त्रिज्या जो है फैलता यानी कि बढ़ता। और पूछेगा सिकुड़ने की क्षमता क्या होती है, सिकुड़ता है, सिकुड़ने की क्षमता बढ़ती है कि घटती है, तो इसकी सिकुड़ने की क्षमता जो है कम होती है। लेकिन अगर त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या इसका बढ़ता है। त्रिज्या क्या होता है, इसका बढ़ता। आप याद रखिएगा कि अगर एक साबुन के बुलबुले को अगर हम लोग आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि अगर साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब आवेशित मतलब ये नहीं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा, बस आवेशित किया जाता है। तो अगर आवेशित किया जाता है ना साबुन के बुलबुले को, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। आप याद रखिएगा त्रिज्या इसकी क्या होगी, बढ़ती। ऑप्शन हो जाएगा पहला इसका। अब अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में से भिन्न दिशा में हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ये देखो, इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए देखो बता देंगे आपको, एक बार में याद रहेगा। देखो मान चलो हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट है, इस तरीके से एक प्लेट है, यहाँ पे मान चलो कि इसमें प्लेट जो है यहाँ पे प्लस प्लस है इसमें, और इसमें जो है माइनस माइनस है। इसमें मान चलो क्या है, इसमें क्या है, इस प्लेट में जो है ये माइनस माइनस है इसमें, ठीक ना। अब यहाँ पे मान चलो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, और इसका कुछ वेग है, इसका कुछ वेग। वेग मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब गति कर रहा है इसके बीच में, इसके बीच में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये देखो गति कैसे करेगा जो बता दो। देखो ये जो गति जो करेगा ये इस तरीका से गति करेगा, इस तरीका से गति करेगा। आप बोलो ऐसा क्यों होगा सर, इस तरीके से गति क्यों करेगा, ये इस तरीके से सीधे क्यों नहीं जाएगा, है ना, सीधे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्लस वाला जो चीज है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो एक बार एक तो ऐसे खींच नहीं लेगा, एक बार एक तो खींचेगा नहीं, वो धीरे धीरे अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, धीरे धीरे जो है अपनी ओर उसको खींचेगा। और जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे अपनी ओर खींचते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है अपने पास एकदम चिपका लेगा। तो ये देखो यही बोला जा रहा है कि ये जो दिशा इस तरीका से है, ये मतलब कि पथ कौन सा है, ये कौन सा पथ है, मतलब कि सरल रेखीय है। सरल रेखीय मतलब सीधा, अगर इस तरीका से आता तब बोलते हैं सरल रेखीय। वृत्त मतलब समझ रहे, वृत्त मतलब गोल, इस तरीका से गोल रहता तब बोलते हैं वृत्त। और दीर्घ वृत्त ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा परवलय। क्या देगा, परिवलय। मतलब ये वाला जो इस तरीका से रहता है इसको हम लोग परिवलय बोलते हैं, परिवलय बोलते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है याद रहेगा अच्छे तरीके से, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है निम्न में कौन सदिश राशि है। देखो आवेश तो हम बता दें कि अदिश राशि, धारिता भी अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, ये हमारा सदिश राशि है, ये हमारा क्या है, सदिश राशि। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हमारा सदिश राशि है। और ये तीनों को भी याद रखिएगा कि ये तीनों जो है अदिश राशि है, ये तीनों क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जवाब दो। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखो एक स्थिर, अगर आवेश जो है स्थिर है, अगर आवेश स्थिर है ना, तो इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है अगर आवेश स्थिर है। लेकिन अगर यही जो आवेश है, यही स्थिर, यही आवेश जो है वो गति कर रहा है, वो यही आवेश क्या कर रहा है, यही जो आवेश है ये क्या कर रहा है, ये आवेश जो है ये गति कर रहा है, मतलब भाग रहा है। ये आवेश जो है गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब गति करता है ना, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। जब गति करता है, जब आवेश इस तरीका से गति करता है ना, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश मतलब आवेश अगर रुका हुआ है, अगर आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि आपके ऑप्शन पहला में विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, याद रखिएगा। चलो अगला देखो है, अगला आपका क्वेश्चन देखो है, चलो जवाब दो अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जवाब दो क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, जवाब दो इसका। 32वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है। देखो विद्युत आवेशों मतलब कि दो हमारे पास आवेश है इस तरीके से, मान चलो परस परस दोनों कुछ दूरी पे रखा हुआ, तो ये दोनों के बीच जो बल लगता है, ये दोनों आवेशों के जो बीच बल लगता है, ये किस नियम के अनुसार दिया जाता है, क्यों, कौन सा नियम के अनुसार, गॉस के नियम नहीं, न्यूटन का नहीं, फ्राइडे का नहीं, ये कूलॉम के नियम के अनुसार दिया जाता है। आपको पता है कि कूलॉम का नियम भी क्या दिया गया था, इसके बीच में कितना बल लगता है, तो एक बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 Q1 बटे में R स्क्वायर, Q1 बटे में R स्क्वायर। अच्छा, इसका सदिश रूप क्या होता है? इसका सदिश रूप का बात किया जाए, इसका सदिश रूप का बात किया जाए तो यहाँ पे आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 मॉड में आ जाता है, मॉड में आ जाता है क्या, Q, और यहाँ पे आ जाता है R वेक्टर, यहाँ पे क्या आता है R वेक्टर। ये इसका सदिश रूप होता है, ये इसका क्या होता है सदिश रूप। एग्जाम में आपके कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो R स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक R बढ़ गया तो यहाँ पे एक R बढ़ा तो ऊपर में भी एक R बढ़ गया। ये चीज आप एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, यहाँ पे एक R और यहाँ पे मॉड में R, यहाँ पे मॉड में R, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये चीज जो है आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं। इसके बाद देखो 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? देखो आपको बताएंगे जो आवेश का जो मान होता है, आवेश का मान कितना होता है 1.6, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही ना होता है, यही ना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे जो n का जो मान होता है बताएं तो n का मान कितना होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अगर हम मान चलो n का मान इसमें 1 रखते तो 1 रखेंगे तो यही आएगा। अगर 2 रखते तो 16 दूनी कितना जाएगा 32 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 रखते तो 16 3 48 हो जाएगा × 10⁻⁻19 कूलम। अगर 4 रखते तो 16 चौके 64 × 10⁻⁻19 कूलम, इस तरीके से आएगा। यानी कि ये सब चीजें जो n का जो पूर्ण गुणज होगा वो मान संभव है, अगर दूसरा कुछ आता तो मान संभव नहीं होता। तो देखो 32 है, इसका मतलब ये मान संभव है। 48 है, इसका मान देखो अच्छा 16 तो ये मान संभव है। 64 है, 64 में है तो ये मान संभव है। लेकिन 24 देखो नहीं आएगा। 24 कब आएगा? जब n का मान हम पॉइंट में लेंगे, जब n का मान हम पॉइंट में लेंगे तब जो है 24 आएगा, अन्यथा 24 आने वाला नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे मान इसका संभव नहीं होगा, ठीक ना, अस्तित्व तो इसका संभव नहीं है। चलो अब अगला देखो आपका 34 नंबर क्वेश्चन की विद्युत तीव्रता की बीमा। देखो विद्युत तीव्रता की बीमा बहुत आसान है। देखो हमें याद नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, हमें याद नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हम निकाल के सामने आपको दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो E बराबर में क्या होता है, E बराबर में होता है F/Q होता है, ये ना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बल का देखो हमें याद है कि होता है mLT-2 होता है, क्या होता है mLT-2, और आवेश का भी याद है कि AT होता है, ठीक ना, AT होता है। अब देखो m ऊपर रहने दो, m ऊपर रहने दो, देखो L है, L भी रहने दो। अब देखो T है, क्या है T है। अच्छा देखो यहाँ पे I की है ना, क्या है I। एक बात बता देते हैं, आवेश का हम शुरू में ही आपको बताएं, अच्छा सॉरी नहीं बताएं, नहीं बताएं। आवेश का जो बीमा होता है ना, आवेश का जो बीमा होता है वो AT भी आप लिख सकते हैं या फिर IT भी आप लिख सकते हैं, AT भी या IT भी। तो फिलहाल यहाँ पे I है तो हम भी I लिख देते हैं, क्यों इसके साथ गलती किया जाए, है ना। तो I हम भी लिख देते हैं, चलो I लिख दिए, ठीक है। अब देखो T है तो T माइनस, देखो ये ऊपर में जाएगा T तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 2 और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो T-3, और I ऊपर जाएगा तो माइनस में I हो जाएगा, है ना। ये इतना हो जाएगा mLT-3 I-1 हो जाएगा। चलो देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, mLT-3 की देखो ये वाला आपका हो जाएगा mLT-3 I-1, है ना, वही देखो आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप देखो निकालने के लिए सीख जाओ, निकालने के लिए सीख जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक ना। चलो अगला देखो, एक मिनट किधर गया, खत्म हो गया क्वेश्चन क्या है, ओह क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इतना ही था। ये पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन था, ठीक ना, पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन था। जितना भी पहला चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट था उतना हम जो आपके लिए करवा चुके हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर पॉसिबल हो, अरे पॉसिबल क्यों नहीं रहेगा यार, पढ़ाई ही है ना, तो अगर पॉसिबल हो तो इस चीज को जो है एक करके आप नोट कर लो। जितना भी अच्छे तरीके से बताएं आपको, देखो लिख के इस तरीका से आपको यहाँ पे बगल में जैसे हम लिखते हैं ना उसी तरीके से आप भी कॉपी में बगल में लिखो और उसे जो सही ढंग से याद कर लो। अगर आप याद कर लेते हो तो हम आपको बताते हैं, गारंटी देते हैं, पहला चैप्टर सबका ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। 3 लेक्चर दिया, तीनों लेक्चर को एकदम चाट जाओ, ठीक ना, एकदम चाट जाओ। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो चाट जाओ तीनों चैप्टर को, ठीक ना। और कोई बच्चे होते भी है कि एकदम चाट जाते हैं एकदम धर के, उसी तरीके से चाट जाओ तीनों लेक्चर को, एकदम कॉपी में नोट करके अच्छे से एकदम रट लो। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक ना। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।